हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। गिल्लू की कहानी हम पढ़ रहे थे। बिल्कुल मैं पहेलियां नहीं बूझूंगी। गिल्लू गिलहरी, जी हाँ, वो छोटी सी गिलहरी, वो छोटा सा गिलहरी का बच्चा जिसे कौए दो कौए अपनी चोंच से घाव कर गए थे, जो कि मृत अवस्था जैसा था। लोगों ने कह दिया था छोड़ दो, लेकिन महादेवी वर्मा से रहा नहीं गया और उसकी सेवा की। इतने लंबे समय के बाद उसको स्वस्थ किया, ठीक किया, बड़े प्यार से उसे दूध पिलाया, खाना खिलाया और जाके वो इतना स्वस्थ, इतना ठीक हो गया कि लेखिका को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कि ये भी मुझे देखें। जब लेखिका लिखने के लिए बैठ जाती तो पर्दे के ऊपर नीचे होता और तब तक होता जब तक लेखिका उठकर उसे पकड़ ना लेती, उसे उसकी जगह पर रख नहीं देती। याद आ गया होगा आपको कि आप कोर्स बी की मैं बात कर रही हूँ। कोर्स बी कक्षा 9वीं की हिंदी की पूरक पुस्तिका संचयन के पाठ 1 की बात कर रही हूँ। जी हाँ, गिल्लू का प्रथम पाठ मतलब पार्ट 1 पढ़ चुके थे, जिसकी मैंने थोड़ी सी समरी आपको बता दी है। और मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्दी मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगी, तो जैसा मैंने कहा था वैसे में मैं आ भी गई। पार्ट 2 बड़ी फटाफट में लेकर आई, जिससे आप पार्ट 1 मतलब आधा पार्ट भूल ना पाए। तो पार्ट 2 में अब आगे की देखते हैं कि अब वो क्या करेगा। कौन? गिल्लू। कभी अब वो पर्दे से तो ऊपर नीचे हो रहा है, लेखिका देख रही है और वो देख रही है कि ये तब तक नहीं हटेगा जब तक मैं नहीं वहां पहुंच जाती। तो वो पहुंचती है। अब उसके बाद देखो क्या होता है। अब उस दिन तो उन्होंने रख दिया। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में, चूंकि बच्चा भी छोटे था, वो गिलहरी वैसे भी छोटी ही होती है, लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात। क्या बोला गया यहाँ पर? लघु का अर्थ होता है छोटा और गात मतलब होता है अंग। तो 2 पंजे बाहर और मुंह बाहर और बाकी का पूरा भाग मतलब बाकी का पूरा छोटा अंग लिफाफे के अंदर रहता। इस अद्भुत स्थिति में मतलब बड़े ही कितनी अच्छा, आप सोचिए जरा, एक बड़े लिफाफे के अंदर गिलहरी है और गिलहरी के 2 पंजे लिफाफे के बाहर हैं, मुंह बाहर है, बाकी का पूरा हिस्सा लिफाफे के अंदर है। बड़ा अद्भुत दृश्य रहा होगा। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता। लेखिका जो कुछ करती वो उस लिफाफे में बड़ी देर तक बंद रहता, उसको भी अच्छा लगता, बस वो लेखिका को देखता रहता आखिर ये कर क्या रही हैं। तो यहां पर अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है देखते हैं। भूख लगने पर चिक चिक, ये उसकी आवाज थी गिलहरी की, करके मानो भाई मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता रहता। कब अब लिफाफे के अंदर है, उसे भूख लग रही है, वो चिक चिक की आवाज कर रहा है और लेखिका ने या काजू दिया या फिर बिस्किट दिया। तो उसी स्थिति में उन दोनों जो हाथ थे उसके या पैर थे, उन दोनों से वो पकड़कर वो उसी लिफाफे के अंदर बैठा बैठा वो खाता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। प्रथम बसंत, प्रथम वो मौसम जहाँ चारों ओर हरियाली होती है, नए नए फूल खिलते हैं, नई कलियां आती हैं, नए पत्ते आते हैं, आम के पेड़ पर बौर आती है, सब कुछ बड़ा ही सुहावना हो जाता है। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बसंत का मौसम आया, चमेली के फूल आ चुके थे, तो नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां, अब जो बाहर और गिलहरियां थी उनके गार्डन में खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या क्या कहने लगी। अब उनका एक साथी अंदर और बाकी गिलहरियां बाहर, अब था तो साथी वो, तो वो चिक चिक करके वो लोग आपस में बातें, पता नहीं क्या बातें करते। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे अब मुक्त करना आवश्यक है। जब वो बाहर आजादी से घूम रही गिलहरियों को खिड़की के अंदर बंद होकर वहां से देखता तो लेखिका को लगता शायद ये भी मिस कर रहा है अपने मित्र यारों के पास जाने के लिए। क्यों ना इसे मुक्त कर दिया जाए, इसे आजाद कर दिया जाए। मैंने कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया, मतलब जो कीलें वहां लगाई थी कि ऐसा ना हो ये बाहर जाए, फिर से कौवे या कोई भी पक्षी से चोट पहुंचाए, तो उन्होंने इस तरीके की व्यवस्था की थी कि अंदर ही रहे, बाहर ना निकल पाए। लेकिन अब उन्हें लगा कि इसे भी बाहर खेलना चाहिए, तो उसको बाहर निकाला। इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने को सचमुच मुक्ति की सांस ली। उसे लगा कि हाँ, मैं भी एक बड़े मैदान में खेलने आ गया हूँ। इतने छोटे जीव को घर में पले
कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। मतलब घर में और कुत्ते बिल्ली भी उन्होंने पाल रखे थे। मैंने कहा उन्हें जीव जंतुओं से लगाव था, तो इस छोटे जीव को इन लोगों से भी बचाना पड़ता था और भी जीव जंतुओं से बचाना पड़ता था। ये भी एक बड़ी समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। चूँकि वो लेखिका हैं, लिखती थी, तो बहुत ज़रूरी कागजात रहते होंगे, लेख तो सब, इसलिए बाहर ना उड़ जाए, वो अंदर ना आ जाए, कोई कुतर ना ले, इसके लिए वो अपना कमरा बंद ही रखती थी। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही मैं कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू ने अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाई दी। अब वो लेखिका, अब बड़ी देर बाद लेखिका अपने कॉलेज से बाहर आई, तो गिल्लू भी जैसे उन्होंने गेट खोला कि ये लेखिका अंदर आई है, गिल्लू अपनी जाली से अंदर आ गया। और जैसे मैंने कहा ना, आपने जैसे डॉगी को पाला, आप घर के अंदर आते हैं, डॉगी आपके पैरों से लिपटता है, आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। अब डॉगी तो बड़ा है, पर गिलहरी का बच्चा, वो गिलहरी तो छोटी है, तुरंत पैर से लेकर सिर तक ऊपर चढ़ जाती, सिर से पैर तक, ऐसे करके पूरा समय वो अपना वहां पर, मतलब जब तक वो उसे न निहार लेते वो एक दूसरे को, तब तक वो करते रहते। तब से यह एक नित्य का क्रम बन गया। मतलब प्रतिदिन मैं कॉलेज से आती, लेखिका कह रही, और उसका ये क्रम रहता है कि सिर से पैर तक वो ऊपर नीचे होती रहती। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली हवा से, खुली जाली से बाहर चला जाता। दिन भर गिलहरियों का जो झुंड, बाहर की जो गिलहरियां थी, का नेता बना हर डाल पर उछलता, सब गिलहरियों का बड़ा नेता बन गया गार्डन गिल्लू का, कूदता रहता। ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने, जैसे ही 4 बजते वो अंदर आता और वो डलिया वाले झूले में बैठ जाता और वो झूलने लगता। देखिए वो समय नहीं जानते, लेकिन उन्हें जो मौसमी, जो प्रकृति का समय है, उससे उन्हें अंदाजा लग जाता कि ये मेरा समय हो गया है। देखिए ना आप, उन्हें संकेत है ये कुछ। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों के पीछे छिप जाता, तो कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोन जूही के पत्तियों में। मतलब ये लुका छुपी का खेल बन गया कि लेखिका उसको ढूंढे, तो कभी फूलों के पीछे, तो कभी पत्तों के पीछे, तो कहीं सोन जूही जो पौधा लगा था उसकी पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। जो पशु पक्षी, क्योंकि मैंने आपसे कहा उन्हें लगाव है, वो अपने घर में रखती हैं, सभी पशु पक्षियों का उनसे लगाव है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत कभी नहीं हुई कि मेरी थाली में आकर, मेरे पाले हुए पशु पक्षी मेरी थाली में आकर खाना खा लें। और मुझे ऐसा स्मरण भी नहीं आता कि कभी किसी ने, वो कह रही है कि मेरी थाली में आकर भोजन किया हो साथ में। गिल्लू इनमें अपवाद था, लेकिन गिल्लू एक ऐसा जीव था मेरे घर में जो इनसे अलग था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार और बरामदा पार करके, मतलब इतना लंबा चौड़ा भाग, उसको पता ही इनका रूम खाने का है, पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। वहाँ जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। ऐसा भी नहीं कि अंदर हाथ मारा, बड़े ध्यान से एक चावल उठाता और खाता। काजू उसका सबसे प्रिय खाद्य था। तो पूछ सकते हैं गिल्लू का प्रिय भोजन क्या था, तो काजू। और लिफाफे के अंदर रहने पर लेखिका उसको अक्सर क्या देती थी, काजू और बिस्किट, बिस्किट और काजू, काजू बिस्किट देती थी। कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। ये उसका गुस्सा था। जब बड़े दिनों तक काजू ना दिया जाता तो या तो वो खाता नहीं, और कुछ खाने के लिए उसको दिया जाए उसकी डलिया में तो वो नीचे फेंक देता। तो ये उसका क्रोध था, ये उसका गुस्सा था कि मुझे काजू नहीं मिला। उसी बीच मुझे, किसको, लेखिका को, मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में निकालने पड़े। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में बैठ जाता। चूंकि लेखिका का एक्सीडेंट हो गया, बहुत दिन तक हॉस्पिटल में रही, तो उसको अब वो घर में उदास, लेकिन जैसे ही उसको कमरा खुलने की आवाज़ आती तो उसे लगता लेखिका आ गई है। तुरंत वो देखने उतर कर आ जाता अपनी डलिया से, और जैसे वो किसी दूसरे व्यक्ति को देखता हो वैसे अपनी डलिया में वापस चला जाता। सब उसे काजू दे आते, जो लोग थे घर में वो देते काजू, किसे काजू पसंद है, लेकिन लेखिका की अनुपस्थिति में वो काजू नहीं खाता। अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, खाता ही नहीं था वो।
और जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य, अपना प्रिय भोजन कितना कम खाता था। मतलब लेखिका के ना होने पर उसे इतना बुरा लगता था कि उससे उसका भोजन भी नहीं खाया जाता था। मेरी अस्वस्थता, मतलब वो अस्वस्थ थी क्योंकि उस समय वो एक्सीडेंट में हो गया था उनका। वह मेरे तकिए के सिरहाने पर बैठकर, मतलब तकिए के पास, सिरहाने मतलब सिर के पास बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। सोचो, एक जीव जंतु है, छोटा सा जीव है, उसको क्या समझ होगी, लेकिन उसको ये समझ है कि ये मेरे पास रहती हैं, ये मेरा ध्यान रखती हैं, इन्होंने मेरा ध्यान रखा है, ये मेरी अपनी है। तो जब वो नहीं थी तो उसका खाने में मन नहीं लगा। जब वो आई और देखा रहता ये लेटी रहती हैं, तो सिरहाने पर जाकर धीरे से उनके सिर पर अपने पंजे को रखता, और जब वो हट जाता तो जैसे कोई परिचारिका, कोई सेविका, कोई नर्स जैसे हट जाती है, ऐसी परिचारिका के हटने का समान लगता कि कोई परिचारिका समान जो व्यक्ति था वो हट गया हो। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता और न झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वदा नया उपाय खोज निकाला था। अब गर्मी के दिन आए, ना तो बाहर निकलता ना डलिया में बैठता, क्योंकि कहाँ से गर्म हवा आती। एक उपाय निकाला जो गर्मी से बच सके। वह मेरे पास रखी सुराही मटका कैसे होता है? मटका तो आपका ये वाला हिस्सा हो गया, ये आपने मटका बनाया, ये तो ठीक, पर सुराही जो होती है वो बड़ी ही पतला सा गला होता है और फिर जाके वो यहाँ पर बनती है। तो ये क्या हो जाती है? सुराही का गला कैसा होता है? सुराही का गला पतला होता है। तो सुराही बहुत ठंडी होती है और बहुत ठंडा पानी होता है। सुराही पर लेट जाता, जो पास रखी सुराही है, सुराही पर इस तरीके से उसको पकड़ लेता, लेटा सा रहता, इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी, मतलब लेखिका के पास भी बना रहता और उसे गर्मी से बचाव भी होता। गिलहरियों के जीवन की अवधि, अब यहाँ पर आया समय कि गिलहरियों के, देखिए हर एक जीव जंतु का जीवन जीने का, जिंदगी का समय निश्चित होता है। तो जीवन, जो गिलहरी का जीवन था वो दो वर्ष की अवधि होती है, 2 साल तक वो जीवित रहती है, उससे अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत भी आ गया। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया, ना वो बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया। मतलब जब रात्रि में बिल्कुल उसका अंतिम समय चल रहा था, एकदम शिथिल हो गया था, तब भी वह उस शिथिल अवस्था में भी वह लेखिका के पास आकर बिस्तर पर आया। ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिस उंगली को जब लेखिका ने उसको ठीक किया था, जब घाव में उसकी मरहम पट्टी की थी, उसको स्वस्थ किया था, तो जैसे उसने अपनी आंखें खोली थी, लेखिका की उंगली को अपने दोनों पंजों में पकड़ लिया था। अंतिम समय में भी उसने वही किया। उसके पंजे ठंडे हो चुके थे और उसने वही उंगली लेखिका की अपनी दोनों पंजों में दबाई और अपने बड़ी उंगली को हाथ से पकड़कर हाथ से चिपक गया वो। उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। मतलब जब बचपन में जैसी वो मरणासन स्थिति में था, जिस अवस्था में वो पहुंच गया था, जैसे मैंने आपको बताया, जब उसने उंगली पकड़ी थी वैसी आज पकड़ी थी। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया, उसे उष्णता देने का, गर्मी देने का प्रयत्न किया लेखिका ने, परंतु प्रभात मतलब सुबह की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। अर्थात सुबह होते ही रात भर उसके हाथ पैर ठंडे रहे, उन्हें गर्म करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सूर्य की पहली किरण आई तो उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। वहीं कहीं और जन्म लेने के लिए, वो कहीं और जागने के लिए वो यहाँ पर सो गया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया, अब कोई झूलने वाला नहीं वहाँ पर। खिड़की की जाली बंद कर दी गई परमानेंट, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के पास आकर चिक चिक करती रहती। सोन चूही पर बसंत आता ही रहता, लेकिन जो अब वो गिलहरी तो नहीं रही, लेकिन अन्य गिलहरियां उसके साथ खेलती थी, तो अन्य गिलहरियां उसकी याद में उसको बुलाने के लिए रोज खिड़की के पास आकर चिक चिक करती। बसंत का मौसम तो आते जाते रहते हैं, व्यक्ति दुनिया में हो या ना हो। सोन जूही की लता के नीचे, सोन जूही का पौधा जो उनके गार्डन में लगा हुआ था, जहाँ पर वो खेला करता था, कभी लुका छिपी, उस सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, अर्थात गिल्लू की देह को उस सोन जूही की लता के नीचे मिट्टी में दफना दिया गया, वहाँ रख दिया गया। इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। उस लता के पास, सोन जूही की लताओं के पास वो खेला करता था, वहाँ रहता था।
इसलिए भी कि उस लघुगात का मतलब उस छोटे अंगों का, उस छोटे जीव का किसी बसंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास। इसीलिए भी वहां पर लेखिका ने रख दिया कि एक तो उसे प्रिय था और दूसरा वो छोटा जीव हो सके तो यहाँ पौधा बन जाए और वो सोन जूही का फूल बनकर किसी बसंत में खिल जाए, छोटा पीला फूल बन जाने का विश्वास जो लेखिका के अंदर था, मुझे संतोष देता है कि हाँ मेरा गिल्लू यहीं कहीं है, इसी किसी फूल में वो विराजमान है, किसी फूल बनकर वो खिला है। तो लेखिका कहती है मुझे संतुष्टि रहती है कि वो यहीं कहीं मेरे पास ही है। तो यहाँ पर आपने देखा पूरा पाठ समाप्त हुआ। पाठ पहले बड़ा प्यारा, बड़ा स्वाभाविक, जो प्रारंभ में था थोड़ा दुख हुआ कि कैसे उसको कौवे ने मारा। पहले तो हमें थोड़ा थोड़ा हास्य वाला भी था जब कौवे के बारे में बताया गया, फिर बताया गया कि कैसे कौवे ने उसको चोंच मार दी, वो कितना एकदम घाव से लथपथ था। फिर दूसरी थोड़ा और हमें प्रसन्नता आई कि लेखिका ने उसे स्वस्थ कर दिया। फिर उसकी हरकतों पर भी हमें हंसी चुलबुलापन हमारे अंदर भी आया कि किस तरीके से वो गिलहरी इस तरीके की हरकत करती थी कि लेखिका उसको देखे। सब कुछ बढ़िया चलते चलते फिर एक भावनात्मक मोड़ आया, फिर हमें इमोशनल हो गए हम जब उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर पाठ ने, महादेव वर्मा ने जो अपना ये बताया है, मतलब अपने एक जीव का यहाँ चित्रण किया हुआ है, बड़ा ही रोमांचक, मनोहारी, भावनात्मक है। बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग है, कहीं व्याकरण के शब्द आए हैं, एक जगह संस्कृत शब्द का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो इन्होंने अपनी भाषा शैली का, अपने शब्द शैली का बहुत अच्छा और बहुत अनूठा प्रयोग किया है। भाषा इतनी सरल और सहज है कि हमें आसानी से समझ में आ जाती है। पूरा पाठ आपको याद हो गया होगा। 2 पार्ट में हमने पढ़ा, लेकिन पाठ को कंप्लीट किया, पाठ समझ में आ गया। अगला वीडियो में लेकर आऊंगी जिसमें इसके अभ्यास होंगे, अर्थात इसके प्रश्नोत्तर होंगे। और मुझे ऐसा विश्वास है कि प्रश्नोत्तर आपसे बहुत अच्छे से बनेंगे क्योंकि पाठ आपको समझ में आ चुका है। तो बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि अगला वीडियो होगा अभ्यास के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।